वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब तक हम बात कर चुके हैं कि गांधी के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था उससे बहुत सारे लोग नाराज हो चुके थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था और उससे कई ज्यादा लोगों की अपराइजिंग हुई थी, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और कांग्रेस में भी स्वराजस नाम के लोग उभर के आ रहे थे। अब जब ये इरा खत्म होता है रेवोल्यूशनरीज का, जो कि वॉयलेंस में बिलीव करते हैं, उसके बाद शुरू होती है सिविल डिसोबीडियंस की बात। उसमें ये सेटअप कैसे, मतलब इसकी जड़ आती कैसे? ऐसा नहीं होता कि एकदम हमने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दिया। उससे पहले कुछ बातें होती हैं जिनसे कांग्रेस नाराज होता है। उसमें पहली बात थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म। उसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस आज की लोकसभा जैसा है एंड अपर हाउस आज की राज्यसभा जैसा है। इसके बाद इसमें एक चीज और सेटअप की थी प्रोविंसेस में, डेरार्ची। डेरार्ची क्या होता है? देखिए, डेरार्ची होता है कि जैसे आपके रूल बनाने के तरीके में बाइफिकेशन हो चुका है, मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिए हिंदुस्तानियों को एंड रिजर्व सब्जेक्ट दे दिए हैं अंग्रेजों को, कि आप इस पे कानून बना लीजिए और रिजर्व सब्जेक्ट पे हम कानून बनाएंगे। पर इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर बैठा हुआ है, जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। यहां पर एक बात और बताता हूं, प्रोविंसेस मतलब होता है स्टेट्स। जैसे आज हमारे पास यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारी स्टेट्स हैं। उस टाइम में हम स्टेट्स को कहा जाता था प्रोविंसेस। यहां से आगे बढ़ते हैं। ये मॉन्टेग्यू रिफॉर्म होने के बाद कुछ कमिटीज बनाई गई, जिससे इस जो रिफॉर्म को दोबारा हम जांच कर सकें कि ये सही है कि नहीं। उन कमिटीज का नाम था मुदिमन कमेटी 1924, साइमन कमीशन कमेटी 1927, बटला कमीशन 1927। ध्यान रखिए, दो 1927 में है और एक 1924 में है। आगे चलते हैं। अब मुदिमन कमेटी में क्या होता है, जो कि 1924 में आई थी। मुदिमन कमेटी में यह डिसाइड होता है कि इस जो हमने 1990 में मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म लेकर आए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। पर हिंदुस्तानियों का मानना था कि यह कमेटी को इस रिफॉर्म को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रूल, मतलब कोई भी पावर हिंदुस्तानी को दी नहीं गई है। मैं आपके लिए क्लियर पेज करता हूं, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। इस ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जो कि हिंदुस्तानियों को दे रखा था रूल बनाने के लिए, उसमें ना तो पुलिस थी ना रेवेन्यू था। तो किस बात की ताकत दे रखी थी? वो सारी चीजें तो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर थी। तो इस बात से हिंदुस्तानी नाराज थे। उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म है इसको खत्म कर दो। बट क्योंकि मेजॉरिटी कमेटी के अंदर अंग्रेजों की थी, इस वजह से इसको कंटिन्यू करा गया। इसके बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम जब 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी ब्रिटिश में एंड एक लेबर पार्टी हुआ करती थी। कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि अब आने वाले समय में लेबर पार्टी ब्रिटिश में रूल करेगी, उनका प्राइम मिनिस्टर होगा लेबर पार्टी का। तो उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन को भेज दिया। जबकि साइमन कमीशन आना था 10 साल बाद, मतलब 1919 में रिफॉर्म्स बने, उनको 10 साल बाद आना था, मतलब 1930 में। ये 3 साल पहले ही आ गए। अब इसमें क्या होता है, इस कमीशन में जितने भी मेंबर होते हैं सब अंग्रेज होते हैं, और इसी बात से हिंदुस्तानी परेशान होते हैं कि जब आप हिंदुस्तानियों का भविष्य तय कर रहे हो तो उसमें एक तो हिंदुस्तानी दो, पर एक भी हिंदुस्तानी नहीं होता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण वो बहुत परेशान होते हैं। इसके बाद सभी जो पार्टीज होती हैं वो इसका बायकॉट करना शुरू कर देती हैं कि ये साइमन कमीशन यहां से चला जाए, और एक बहुत बड़ा नारा उभर के आता है, साइमन गो बैक। आप यहां पर देख सकते हैं, पुरानी पिक्चर है। यहां से अगर आगे चले हम, तो जब ऐसा होता है तो कुछ लोग साइमन का साथ देते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन थे? जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी औरतों से शादी कर ली थी, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। और डिप्रेस क्लास, कुछ दलित या कुछ माइनॉरिटी जो है वो, या मुस्लिम लीग के कुछ सेक्शन वाले पार्ट, वो साथ में थे। बस यहां से कहानी में आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जो आनी थी 1930 में आनी थी, पर वो 3 साल पहले आ गई, मैं बता चुका हूं। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस की बात होनी थी कि डोमिनियन स्टेटस हिंदुस्तानियों को दिया जाएगा। अब सवाल आता है डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? जैसे आपने इंग्लैंड में क्या होता है आज की तारीख में, ऊपर तो क्वीन होती है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर रूल बनाते हैं पूरे इंग्लैंड का कि इंग्लैंड चलेगा कैसे। वही चीज हिंदुस्तानी चाह रहे थे कि ऐसा हो
कि ऊपर क्यों ही नहीं बैठी रहे, बट उसके नीचे इंडियंस अपनी सरकार चलाएं। और इस स्टेटस को मना कर दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा कि हम ऐसा कुछ नहीं देंगे। दूसरी बात यह कही गई थी कि सेंटर में कोई भी पावर इंडियंस के हाथ में नहीं आएगी। यहां पर एक बात और कही गई कि अगर ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसका बायकॉट किया जाएगा। पर लॉर्ड अर्विन समझते थे कि साइमन तो कह के चला जाएगा वापस इंग्लैंड, हमें सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो लॉर्ड अर्विन ने कहा रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम इस बात का सेटलमेंट करेंगे एंड फाइनल वहीं पर डिसाइड होगा। यहां से कहानी आगे बढ़ती है, बटलर कमेटी आती है। बटलर कमेटी में क्या होता है कि अभी तक तो स्टेट्स के बारे में बात हुई थी कि स्टेट्स और सेंटर में पावर कहां कहां, हिंदुस्तान कहां बैठेगा, हिंदुस्तानी कहां बैठेंगे और अंग्रेज कहां बैठेंगे। पर बटलर कमेटी में जो प्रिंसली स्टेट है, जहां पर राजा महाराजाओं का पहले राज होता था, उनके बारे में तय होना था कि उनपे कौन रूल करेगा, हिंदुस्तानी रूल करेंगे या ब्रिटिश। तो बटलर कमेटी क्या कहती है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो बनाई गई हैं अंडर द कंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप, मतलब या तो उनको वॉर से जीता गया है या उनको किसी पॉलिसी के अंदर रखा गया है, जैसे सब्सिडरी अलायंस या डॉक्ट्राइन्स अलायंस, इन पॉलिसी के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो सब बनी है हिस्टोरिकली या पॉलिसी के द्वारा बनी हुई है, तो ये एकदम से किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आ सकती, मतलब हिंदुस्तानी लोगों के हाथ में नहीं आ सकती। तो यहां पर ब्रिटिश का पूरा रूल आता है। यहां पर एक वर्ड है पैरामाउंसी, पैरामाउंसी मतलब सुप्रीम पावर। तो यहां पर सुप्रीम पावर कौन है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अंदर आएगी प्रिंसली स्टेट हमेशा। यहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा अंग्रेजों का। यहां तक बात समझ में आती है। पर जो बटलर कमेटी थी वो पूरा कंफ्यूज करने के लिए थी। वो ये सब बातें इसलिए कर रही थी कि वो ऐसा कर सके कि हिंदुस्तान के हाथ में बिल्कुल भी ताकत ना आए। वो प्रिंसली स्टेट एक बड़े राज्य हुआ करते थे। अब ये थे वो बटलर, ये जो आपको गोल मटोल दिख रहे हैं। यहां से कहानी बनती है इंडियंस के ऊपर। इंडियंस यहां पर रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। तीनों कमीशन आ चुके थे। मोतीलाल नेहरू मीटिंग करते हैं मई 1928 में। इसमें क्या होता है कि ये बात डिसाइड की जाती है अब हिंदुस्तानियों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब इस कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू और यहां पर उनका साथ दे रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस एंड तेज बहादुर। इसके बाद इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है लखनऊ में अगस्त 1928 में। यहां पर मोतीलाल नेहरू की नाम पर रिपोर्ट बनती है, उसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट 1928। यहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है कि हम क्वीन को सुप्रीम मानेंगे बट जो रूल होगी वो हमारा होगा। यहां पर उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है एंड कहा जाता है कि मिक्स इलेक्टोरेट होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि खाली हिंदू हिंदू होंगे या मुस्लिम मुस्लिम होंगे। और रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम की ज्यादा पॉपुलैरिटी है या मैं कहूं ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हिंदुओं को दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू की ज्यादा मेजोरिटी है और मुस्लिम की कम है, जैसे कि महाराष्ट्र, तो वहां पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिगार्डिंग पॉपुलेशन जो कि लास्ट 10 ईयर्स की है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लास्ट एक बात कही गई इस रिपोर्ट में कि जो कोई भी इंसान जो कि 18 साल से ऊपर, वहां पर 18 साल तो नहीं बोला गया था, मतलब कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर एज के ऊपर होगा उसको राइट होगी वोट करने की। और वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, दोनों को एक को राइट होगी वोट देने की। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। कलकत्ता में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। जिन्ना ये जो नेहरू रिपोर्ट होती है इसका अपोज करते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का एक लीडर हूं और मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। इसके अपोज में एम आर जायकर खड़े होते हैं जो कि हिंदू महासभा के लीडर होते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस में भी मुसलमान है तो आप उनके लीडर कहां हुए। तो इस बात के लिए जिन्ना ऑब्जेक्शन करते हैं और इस बात को एंटरटेन नहीं करते और छोड़ के चल देते हैं। अब जिन्ना इस बात को अपोज करने के लिए 14 पॉइंट सामने लेकर आते हैं 1929 में। जिन्ना कहते हैं कि अगर आप मेरी इन शर्तों को मानेंगे तभी मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूंगा। मेन पॉइंट्स इसमें होते हैं कि मुस्लिम को वो रिप्रेजेंटेशन देंगे और कम से कम रिप्रेजेंटेशन होगा 1/3। यहां पर कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, मतलब अगर कहीं मुस्लिम खड़ा हुआ है तो मुस्लिम ही जीत के आएगा, कोई हिंदू जीत के नहीं आ सकता। अब मुस्लिम का भी शेयर होगा सर्विस के अंदर, मतलब अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो उसमें मिनिस्टर भी एक मुसलमान होगा। उनका कहने का मतलब यह था शेयर पावर ऐसे होगी।
यहां पर कांग्रेस क्या करती है, मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही बनाती है नेशनल मुस्लिम पार्टी, और इसके अंदर दो बहुत प्रोमिनेंट नाम आते हैं पार्टी के अंदर। एक होता है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी, एक होता है खुदाई खिदमत। जो कांग्रेस मुस्लिम पार्टी होती है उसमें जो उसका फर्स्ट सेशन होता है वो जुलाई 1929 में होता है, और उसके मेन लीडर होते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खालिक उजैम जो कि सेक्रेटरी होते हैं, डॉक्टर शेख मोहम्मद अलम एंड डॉक्टर एम ए अंसारी जो कि प्रेसिडेंट होते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी फर्स्ट सेशन के हैं। इसके बाद खुदाई खिदमतगर जो होते हैं उनको रेड शर्ट कहा जाता है। फॉर्म होता है अंडर खान अब्दुल गफार खान एंड डॉक्टर खान साहिब। खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, ये इनकी शक्ल है, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको याद रखनी है बातें। इसके बाद ये जो खुदाई खिदमतगर होती है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को कवर करती है। अब यहां पर क्या होता है कि सारी कमीशंस हो चुकी हैं, उसके बाद नेहरू की रिपोर्ट आती है, कहते हैं हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। कांग्रेस सेशन होता है जहां पर कहा जाता है चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बनाएंगे, वो होता है 1928 में। अब इसके बाद इस 1928 के सेशन में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, डोमिनियन स्टेटस की पूरी तरह से मांग होती है। बट वहां का जो यूथ होता है कांग्रेस के अंदर उस बात को वो मानता नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस को ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है। क्या होगा कि बैठेंगे हम कानून बनाने, बट उसकी मंजूरी देंगे अंग्रेज, अगर नहीं माने तो वो खारिज हो जाएगा, तो फिर उस बात का फायदा क्या। अब इस बात को और जोर देने के लिए डोमिनियन स्टेटस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के साथ मिलकर क्या करते हैं कि पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि 2 साल के अंदर अगर आप डोमिनियन स्टेटस नहीं लाए तो हम सिविल डिसोबीडियंस कर देंगे। पर इसको बाद में वो चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि अगर 1 साल के अंदर आप डोमिनियन स्टेटस नहीं लाए तो सिविल डिसोबीडियंस ला देंगे। इसी के बीच क्योंकि यूथ काफी परेशान था, उसको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, उसको तो पूरी तरह से आजादी चाहिए, तो उन्होंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म कर ली। यहां की कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर बाहर आते हैं। क्या होता है इसमें, भगत सिंह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं यूथ में, ट्रायल चल रहा होता है उनका कोर्ट में, और वो अपनी जुबानी बोल रहे होते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और यही पूर्ण स्वराज जो इंडिया के कांग्रेस में यूथ थे वो ज्यादा इन्हें कैच कर रहे थे। उनको लग रहा था कि भगत सिंह सही कह रहा है, वो उनकी बात में दम है, और कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे थे। यही अपनी बात को दिखाते दिखाते एक इंसान और आ जाता है, उनका नाम होता है राम से मैकडोनल्ड। अब इनका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत है, रैम से मैकडोनल्ड इनका नाम है। तो वो अब इंग्लैंड में एज अ पीएम पावर में आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है इंग्लैंड में और एक लेबर पार्टी होती है, तो लेबर पार्टी अब यहां पर पावर में आ रही है। तो जब ये लेबर वाली जो पार्टी है पावर में आ जाती है अंडर रैम से मैकडोनल्ड, तो यहां पर इरविन एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर कर देंगे, और इसकी जो बात फाइनल होगी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होगी। तो दिल्ली में एक मैनिफेस्टो निकलता है, उसमें यह बात तय होती है कि डोमिनियन स्टेटस 100% आएगा ही आएगा, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियंस की मेजोरिटी होगी। अगर एग्जैक्टली कहूं तो कांग्रेस की मेजोरिटी होनी चाहिए। इस बात को इरविन रिजेक्ट कर देते हैं, और ये यहां पर डोमिनियन स्टेटस कभी आता ही नहीं है। यहां से आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को समझ में आ जाता है कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर मैंने अब ज्यादा कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं लिया तो इंडिया का यूथ और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं भगत सिंह के इंक्लाइन हो जाएंगे, और वो नॉन वॉयलेंस से वॉयलेंस पे उतर जाएंगे, और उनको वो सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनवाया कांग्रेस सेशन का लाहौर के दिसंबर 1929 में, और कहा कि अब हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, और हम बायकॉट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। अब इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च हो जाता है, लेजिस्लेटिव मेंबर जो होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं पार्लियामेंट से, और अब फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट की जाती है 26 जनवरी 1930। वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि पहली इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट हुई, 26 जनवरी 1930। दिसंबर 31 1929 को पहला ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया जाता है एट द बैंक ऑफ रवि रिवर। यह बात आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं यहां से, तो कहानी में यहां एंड हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस बस स्टार्ट ही होने वाला है। गांधी जी अपना अब मोर्चा उठा रहे हैं, उनको समझ में आ गया भगत सिंह की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। इसके बाद भगत सिंह की मौत हो जाती है 1931 में, और उनके चैप्टर का एंड हो जाता है, और यहां से अब एक मास मूवमेंट को आगे लीड करते हैं गांधी जी। ये होता है वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो खाने पे इन्वाइट करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। हैशटैग वाशिंग करके कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज हो मेरे लिए दीजिए, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।